हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएचएलएन। मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटर प्रियंका मैम। तो बच्चों, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का केमिस्ट्री का जो हम लोग का सिलेबस है स्टार्ट हो चुका है, यूनिट फर्स्ट। ठीक है, तो इसका वीक केमिकल बॉन्डिंग जिसका नाम है, और इसमें हम लोग ने लेक्चर नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब आपका जो ये लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर एंड फजांस रूल। ये जो आपका यूनिट चल रहा है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आपके 11th और क्लास 12th से मिलता जुलता है। तो आपको स्टार्टिंग के यूनिट्स वगैरह जो होंगे, मैक्सिमम आपका जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो आपको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो और इसके पिछली वीडियो में हम लोग वॉन्डर वॉल वीक केमिकल फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ा था। अब ये भी आपका परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर एंड फजांस रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे फजांस रूल से अब मैं जैसे इस टॉपिक, ये जो फजांस रूल है, इस पर डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है, तो इसका न्यूमेरिकल टैग तो नहीं है, फिर भी मैं थर्ड वीडियो में या उसमें बहुत सारे क्वेश्चन के साथ आपको कंप्लीट करा दूंगी। ओके, तो ये बच्चों फजांस रूल हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ, डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां के स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन पे आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, तो ये पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आप और इसका प्रॉपर तरीके से एक नोट से बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ओके, तो सबसे पहले बच्चों आपके माइंड में आता है, मतलब आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी है क्लास 11 12th में। ठीक, तो आपको ये चीजें तो पता है कि कुछ सुना हुआ लग रहा है, फजांस रूल, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ चीजों को क्लियर कर लेते हैं। जैसे मैं एक बात बता दूं कि आपने कई जो एटम्स होते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं। ठीक है, एटम, जितने भी एटम है अपने अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। ये तो सभी लोग जानते हैं। जैसा कि हम और आप अपने आप को स्टेबल करने के लिए हम लोग को कोई अच्छी जॉब चाहिए जिसमें अच्छा खासा पैसा है और काम भी कम हो, ये सब एक तरह का ये कौन सा होता है, गवर्नमेंट जॉब ही सारे लोग अप्रोच करते हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब हो जाए, हम स्टेबल हो जाए। ठीक, वो स्टेबल क्यों, हम लोग को ये फील क्यों स्टेबिलिटी का आता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में आपकी स्टेबिलिटी इसीलिए वो रहती है, कोई जॉब आपसे कोई छीन नहीं सकता। प्राइवेट जॉब में तो ये आज है कल नहीं है। तो वैसे ही आपके जो एटम्स होते हैं, एटम्स को भी अपने आप को स्टेबल करना पड़ता है, और वो कैसे करते हैं, ढेर सारे बॉन्ड्स बनाकर, बॉन्ड्स बना के, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर से ही बॉन्ड बनता है। ठीक, ऐसा नहीं है कि बॉन्ड बस शेयरिंग से ही बनता, बहुत सारी चीजें, मेरा कंसर्न कुछ और है। ठीक है, तो वो वहां पे बॉन्ड से ढेर सारे बॉन्ड बनाते हैं और अपने आप को स्टेबल करते हैं। लेकिन जो ये बॉन्ड बना, सपोज दैट ए एंड बी के बीच में एक बॉन्ड बना शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में। ठीक है, तो ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में जो ये बॉन्ड बन रहा है, क्या ये परफेक्ट कोवेलेंट है, क्या ये परफेक्ट आयनिक है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल एससीएल, एससीएल में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, सबको पता है। क्या ये मैं बोलूं, क्या ये 100% कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि कोवेलेंट जो बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से बनता है। क्या ये परफेक्ट है, तो आप बोलेंगे कि मैम परफेक्ट तो दुनिया में कुछ नहीं है। जैसे हम आप कह रहे हैं कि अब जैसे मान लो कि आप हैं, आप एग्जाम में बैठे हैं, आप बहुत ज्यादा पढ़ाई की, क्या आपको हर टॉपिक से हर कुछ सब कुछ आता है, या कोई इंसान ऐसा होगा जिसने थोड़ा बहुत पढ़ाई किया, जो जिसने कुछ भी ना पढ़ा हो, एग्जाम में कुछ तो सही लिखेगा ना। ऐसा तो नहीं उसको एक भी टॉपिक नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ तो लिख ही लेगा एग्जाम में। जो बस बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास किया है, कॉलेज गया है, उतना ही किया, तो कुछ ना कुछ तो लिख ही लेगा। कहने का ये मतलब है कि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। अगर कोई इंसान बुरा है तो बहुत ज्यादा बुरा नहीं, क्या उसमें 1% भी अच्छाइयां नहीं होगी। ठीक, तो ऐसा हम लोग बोलते हैं कि भाई चाहे जितना ही बुरा, पर 1% उसमें ये बात तो अच्छी है। जैसे हम लोग किसी की और की बात करते हैं, हाँ ये इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें एक कमी है, वो ये बहुत ज्यादा करता है, ऐसे बोलते हैं ना। सेम चीज, कोई भी एटम जब भी वो किसी के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो परफेक्ट नहीं होता। इसका मतलब ये है, यहां से क्वेश्चन आता है, क्या ये परफेक्ट कोवेलेंट है। ये वाला एक क्वेश्चन आता है ना कि ये परफेक्ट कोवेलेंट है या नहीं, तो इसका आंसर है नो। अगर मैं इसको बोलूं तो मैम इसको कौन सा बॉन्ड बोले, कोवलेंट बॉन्ड, तो ये अब आप कह रही हैं कि कोवलेंट बॉन्ड तो नहीं है ये, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगी कोवलेंट बॉन्ड है ही नहीं। इसमें 95% आपका कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, लेकिन जो 5% है, या उससे भी कम कर लो, 99.9% अगर आपका कोवलेंट है, तो 0.1% कहीं ना कहीं इसमें आयनिक बॉन्ड होगा। अब आप कहेंगे कि मैम आयनिक ही बॉन्ड क्यों होगा, कोई भी बॉन्ड हो सकता है, लेकिन ध्यान दो आयनिक बॉन्ड होने के ज्यादा चांसेस है। होता क्या है, अब ये देखो, यहाँ पे मैं दो एग्जांपल आपको बताऊंगी, चीजें वहां पे क्लियर हो जाएंगी, तब इसके बाद हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब जैसे हमारे पास एक H है और दूसरा भी H है। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, एक H है और एक Cl है।
आप बोलेंगे कि मैम ये होमोन्यूक्लियर है और ये हेट्रोन्यूक्लियर है। ठीक, होमोन्यूक्लियर का मतलब जहां पे दोनों एटम के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो सेम एटम होते हैं, और यहाँ डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं। ठीक, अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रोनिगेटिव आप लोग सारे लोग पढ़े, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम क्या होता है? जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, पुल करता है। तो इलेक्ट्रॉन को जो पुल करेगा, तो क्लोरीन के पास क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है हाइड्रोजन के वो कंपैरिजन में। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों ही आपके क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब अब देखो यहाँ दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन है, ये जितने स्पीड से अपने पास खींचेगा उतने स्पीड से ये भी खींचेगा, तो ओवरऑल क्या हो गया, न्यूट्रल। ठीक, अब जैसे मान लो कि मुझे दो लोग के बीच में झगड़ा कराना, दोनों ही क्या है, मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो मुझे समझ नहीं आएगा, टाई हो जाएगा बीच में मैच। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ आपको पता है कि क्लोरीन एक तो पहली बात हाइड्रोजन से बड़ा है, एटम उससे साइज में तो बड़ा है, साइज में बड़ा, और साथ में वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, पुल कर रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन इससे क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन का आप क्लाउड देख रहे हैं ये एक्चुअली में ऐसा नहीं है, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, थोड़ी सी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे। आप बोलेंगे कि मैम ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। तो ये जो हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, अब ये बॉन्ड कोवलेंट नहीं रहा, अब इसके अंदर कुछ कैरेक्टर आ गया आयनिक बॉन्ड का। जैसे मान लो दो दोस्त होते, उसमें अच्छी खासी दोस्ती चल रही है, एक तीसरा आता है, एक नया दोस्त आता है, उन दो दोस्तों के बीच में झगड़ा लड़ा के वो लगा देता है, सालों की दोस्ती थी और झगड़ा लगा के वो तो गायब हो गया, उन दोनों के बीच में दरार आ गया, वैसे ही कुछ होता है। तो ये जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है ना, ये दरार पैदा कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ धीरे धीरे पुश कर रहा है, पुश करने की वजह से यहाँ पे दो चार्ज डेवलप हो जाता है, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली निगेटिव। पार्शियली का मतलब ऐसे बोल सकते हैं थोड़ा सा, बहुत ज्यादा दरार नहीं आई, अभी थोड़ा थोड़ा दरार आई है। ठीक है, तो ये जो हुआ इसे बोलते हैं क्या, मतलब एक कोवलेंट बॉन्ड में, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड में हम लोग क्या निकाल रहे हैं, आपका कि कितना उसमें आयनिक बॉन्ड है, क्योंकि आपको पता है आयनिक बॉन्ड कहाँ पे होता है, Na और Cl। NaCl में आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जहां पे कोई एक पॉजिटिव पूरा पॉजिटिव हो जाए, एक पूरा निगेटिव हो जाए, पार्शियल वर्शियल का कोई चक्कर नहीं है, एक पूरा पॉजिटिव एक पूरा निगेटिव। तो ये देखो NaCl, इन लोगों के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती है। पॉजिटिव निगेटिव के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, ये चीज है। तो ये तो आयनिक बॉन्ड में होता है, तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे हल्का हल्का चार्ज डेवलप हो रहा है, मतलब ये भी कुछ ना कुछ आयनिक की तरह होने की कोशिश कर रहा है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये कि अगर ध्यान दो इस बात का, अगर कोवेलेंट बॉन्ड में अगर आपको आयनिक चीजें निकालनी है, आयनिक कैरेक्टर या परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर जो हम लोग बोलते हैं, आयनिक कैरेक्टर निकालना है, वो कैसे निकालते हैं, वो हम लोग निकालते हैं डाइपोल मूवमेंट से। क्लियर है? बात समझ में आ गया? ठीक, तो एक काम करते हैं ना, इस पेज को क्यों ऐसे करें, थोड़ा सा अगले पेज पे चलते हैं, वो क्लियर पेज वो लेते हैं, उसमें चलेंगे। तो ये कुछ बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपका कोई सा भी बॉन्ड है तो हम लोग क्या वो करते हैं, आपको दो चीजें पढ़नी है। ठीक है, एक मिनट, कहाँ गया, आपको दो चीजें पढ़नी है। अब देखो पहले समझना, फिर उसके बाद परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, ये चीज पढ़ना है। और दूसरी चीज आपको पढ़नी है क्या, फजान्स रूल। और दोनों एक दूसरे के एकदम क्या है, अपोजिट है। ये पेन ऐसा क्यों चल रहा है भाई, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अब ध्यान दो मेरी बात को बहुत अच्छे से। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, ये बोलता है कि भाई ये देखो ए और बी के बीच में अगर कोवलेंट बॉन्ड है, यानी इलेक्ट्रॉन की ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड। और हमें कैसे पता कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि इन दोनों के बीच हुई है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही तो बॉन्ड बनता है। तो इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग हुई है, दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना है, तो कोवलेंट बॉन्ड बना है, तो हमें पता करना है कि भाई बता दो कि आयनिक कैरेक्टर इसमें कितना होगा, आयनिक कैरेक्टर, क्या ये पूरी पूरी तरीके से क्या है, कोवलेंट है। तो आपका आंसर है कि इसमें 100% कोवलेंट कैरेक्टर तो है नहीं, क्योंकि भाई कुछ परसेंट तो आपका हो जाएगा। ठीक, कोवलेंट कैरेक्टर नहीं है। ठीक, तो अब आंसर है कि आयनिक कैरेक्टर है, लेकिन कितना आयनिक है। जैसे हम ये बोल रहे हैं ना, एक कोई इंसान है, उसमें कम से कम 10 बहुत अच्छी बातें हैं और 2 बहुत बुरी बातें, या 10 ऐसे समझो 8 बहुत अच्छी बातें 2 बातें बुरी। तो वैसे ही आपको निकालना है, तो ये आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालेंगे, हमें कैसे पता चलेगा किसके अंदर आयनिक है या किसके अंदर कोवेलेंट है। ध्यान देना, जितने भी आपके हेट्रोन्यूक्लियर होते हैं, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल,
हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, जैसे मान लो कि अगर कोई HCl वाला हो गया, HF हो गया, ये सारे आपके हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है। यानी दो मतलब मॉलिक्यूल तो रहेगा, दो एटम से मिलकर तो मॉलिक्यूल बनेगा, तो एक एटम दूसरा रहेगा, एक एटम दूसरा रहेगा, मतलब दोनों डिफरेंट एटम रहेंगे, ठीक। ये सारे एक्सेट्रा। तो इन सब में ही आप परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। इन्हीं सब में आप बताएंगे कि आयनिक कैरेक्टर है या नहीं है तो कितना है, ठीक ऐसे। लेकिन ध्यान दो, अगर आपका होमोन्यूक्लियर है, होमोन्यूक्लियर है, तो होमोन्यूक्लियर जैसे आपका H2 हो गया, N2 हो गया, इन सब में परसेंटेज ऑफ जो आयनिक कैरेक्टर होता है IC नहीं निकाल पाएंगे। मतलब होता तो है इसमें भी, लेकिन इतना कम होता है कि आप इसमें कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन सब में अच्छा खासा होता है, तो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक। तो अब आपको समझ में आ गया किस टाइप के मॉलिक्यूल के अंदर हमको निकालना पड़ता है, और एक्चुअली में परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर है क्या। परसेंट आप बता रहे कि कितना परसेंट है, 2% है, 3% है, 4% है, और आयनिक कैरेक्टर का मतलब कितना उसमें आयंस आयंस बन रहे, कुछ पोलर नॉन पोलर कुछ हो रहा है। तो आपको पता है कि अगर ये आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हो जाए, ये आपका क्या हो जाए, इलेक्ट्रोनिगेटिव। और इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम क्या होते हैं ये भी आपको पता है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अपनी तरफ पुल करते हैं। ये पुल कर रहा है तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियली निगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग बोल सकते हैं कि भाई थोड़ा बहुत पार्शियली आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये थोड़ा थोड़ा आयनिक हो रहा है। अगर इसमें 90% आपका क्या है, कोवलेंट है, तो कम से कम 10% इसमें आयनिक होगा ही होगा। हमें ये पता चल गया आयनिक है, लेकिन कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक चीज से निकालते हैं, यहां पर ही समझ लो। इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं क्या, डाइपोल मूवमेंट। क्या पढ़ते हैं, डाइपोल मूवमेंट। और इसका जो इसको डिनोट करते हैं म्यू से, Q इंटू डी होता है। मतलब आपके पास कितना जो चार्ज बन रहा है, वो चार्ज का मतलब चार्ज की वैल्यू रख वो लिख दीजिए, और इन दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस है, यानी बॉन्ड लेंथ, तो डिस्टेंस लिख दीजिए। वो दोनों वैल्यू आपको दी रहेगी, आप कैलकुलेट करके पता लगा सकते हैं कि म्यू की वैल्यू क्या है, ठीक। डाइपोल मूवमेंट इससे निकालते हैं। क्लियर है ना, मतलब आपको यही फॉर्मूला पढ़ना है। डाइपोल मूवमेंट से ही हम लोग निकालते हैं कि परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर किसी भी कोवलेंट बॉन्ड में कितना है। क्योंकि भाई हम लोग निकाल किस करें, अब आयनिक बॉन्ड का ही तो आयनिक कैरेक्टर निकालेंगे नहीं, हम लोग कोवलेंट बॉन्ड में कितना आयनिक है वो निकाल रहे हैं, ठीक। अब इसी का जस्ट अपोजिट आपका क्या है, फजांस रूल। इसलिए मैं इसको ओवरव्यू करके समझा रही हूँ, फिर इस स्टेटमेंट वाइज हम लोग वन बाय वन सबको पढ़ेंगे, ठीक। अच्छा, इसमें दो चीज होती है। फजांस रूल ये क्या बोलता है, देखो फजांस रूल उस पर है, इसका मैं बोली क्या, इसका जस्ट अपोजिट। तो अब ये कोवलेंट बॉन्ड पे बात नहीं करेंगे, अब आते हैं आयनिक बॉन्ड। ये बोले हैं कि जितने भी आपके आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड यानी आपका हो गया NaCl हो गया, KCl हो गया, एक्सेट्रा, जितने भी आपके क्या आयनिक बॉन्ड होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा ही सही लेकिन कोवलेंट कैरेक्टर होता है। क्या होता है, कोवलेंट, हाँ 100% क्या होता है, ये नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर होगा, जस्ट इसका अपोजिट। हम लोग इसमें क्या निकाल लेते हैं, आयनिक कैरेक्टर निकाल लेते हैं, और इसमें क्या निकालेंगे, कोवलेंट कैरेक्टर निकालेंगे। थोड़ा वो कितना भी होता है वो निकालेंगे। अब देखो इसका कोई एकदम फॉर्मूला नहीं है कि हाँ इतने हो जाएगा। हम लोग कुछ ऐसे टर्म्स पढ़ेंगे जिससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं, हाँ इस वाले में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, इसमें थोड़ा कम है, इसमें और कम है। अब आप पूछेंगे मैम इसको पढ़ना ही क्यों है। इसको पढ़ने के लिए बच्चों दो फायदे हैं। इसमें हमको बॉइलिंग पॉइंट BP और MP पता चल सकता है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का हम रिलेशन बता सकते हैं। सपोज दैट आपके पास 3 कंपाउंड है या 4 कंपाउंड है, आपको इन सब का बॉइलिंग पॉइंट का बताना है ऑर्डर। कैसे बताएंगे, आपको कोवलेंट कैरेक्टर पता रहेगा तब आप बता देंगे। अगर आपको ये पता है तब आप बता पाएंगे कि हाँ इसका ऑर्डर क्या हो सकता है। क्लियर है, इसीलिए हमको इसको पढ़ना होता है। और इसमें क्या डाइपोल मूवमेंट में क्या निकालते हैं, ठीक है। क्लियर है, अब इसी फजांस रूल को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें दो टर्म्स होता है, इस टर्म्स को ध्यान देना। दो इसमें क्या दो टर्म्स आते हैं, एक होता है, अरे ये कैसे दो दो पिन कैसे चल रहा है, हाँ। एक होता है क्या, पोलराइजिंग। ध्यान दो इस बात को, पहले समझ लो फिर उसके बाद नोट्स आपके पास सब कुछ है। एक होता है पोलराइजिंग पावर, एक होता है पोलराइजेबिलिटी। नाम तो दोनों एक ही लग रहा है ना, ऐसा ऐसा आपको लग रहा है। एक पोलराइजेबिलिटी होता है, एक पोलराइजिंग पावर होता है। मैं इसको बता रही हूँ। आपको पता है कि इस जो फजांस रूल हम लोग बात करें, किसकी बात करें, आयनिक बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड में दो चीजें होती है, एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है। क्लियर है, आयनिक बॉन्ड भाई NaCl की हम बात करें तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैटायन, और ये आपका हो जाएगा एनायन।
तो ध्यान देना, जो केटायन होता है, केटायन वाला करेगा पोलराइजिंग पावर, इसका पोलराइजिंग पावर होता है, और एनायन का होता है पोलराइजेबिलिटी। अब इस चीज को हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, वन बाय वन चीजों को समझेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से ये समझना, ये जो स्टेटमेंट लिखा है स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन, इसको मैं ऐसे समझा रही हूँ। ये बोल रहा है कि कंसिडर मेकिंग अ बॉन्ड थ्योरेटिकली, हमें पता है कि ए प्लस और बी जब आपस में टुगेदर मिलते हैं इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम मतलब ऐसा नहीं है कि ए प्लस ज्यादा है और बी माइनस कम है। ध्यान देना, जब भी कोई बॉन्ड बनता है, जो कोई मॉलिक्यूल बनता है, वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल हो तो उसमें जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, इसलिए कहा गया इक्विलिब्रियम, ठीक है। विल द बॉन्ड रिमेन, अब जो बॉन्ड क्या बनता है, आयनिक बनता है या तो कोवलेंट बनता है। तो आयनिक और कोवलेंट के बीच में जो एक्सट्रीम टू टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, ऑलमोस्ट ऑलवेज द बॉन्ड्स फॉर्म इंटरमीडिएट। एक्चुअली में क्या होता है ना, अभी तक ये कंफ्यूजन में है, साइंटिस्ट लोग कंफ्यूजन कर रहे हैं कि कोई भी बॉन्ड आयनिक है या कोई भी बॉन्ड क्या बोलते हैं कोवलेंट है। इस पे अभी भी चल रहा है कि इनके बीच का कोई नया बॉन्ड होता है या इन्हीं में अभी एजप्शन चल रहा है कि कौन सा बॉन्ड सही है, क्योंकि 100% तो कोई भी बॉन्ड नहीं है। आयनिक वाला कह रहा है कि थोड़ा बहुत उसमें कोवलेंट होता है, कोवलेंट वाले कह रहे हैं कि भाई इसमें भी थोड़ा बहुत आयनिक है, तो एक्चुअली में बॉन्ड है कौन सा, हम इसे कौन सा नाम दें, ठीक। इसी पे अब भी बात चल रही है, आगे चलते हैं, क्या इसको पढ़ते हैं। तो इसमें कहा गया द टाइप ऑफ ए बॉन्ड बिटवीन ए प्लस एंड बी माइनस, समझो पहले इस बच्ची चीज को। बोल रहा है कि ए प्लस केटायन है, बी माइनस एनायन है, डिपेंड्स ऑन द इफेक्ट वन आयन हैज द, ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जैसे मान लो ए प्लस है, तो हम ए प्लस की साइज कुछ ऐसे बना रहे हैं, और बी माइनस के साइन कुछ ऐसे बना रहे हैं। आपको पता है साइज में, आपको पता है जो केटायन होता है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल देंगे, सॉरी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो एटम की साइज छोटी हो जाती है, ये तो आप लोअर क्लासेस में पढ़कर आए हैं, ठीक। और जो एनायन में एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो उसकी साइज थोड़ी बड़ी हो जाती है, क्लियर है। तो इसका मतलब हम जो फिगर बनाए वो गलत है, थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा बना, ठीक, अब सही है। तो बोल रहा है ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। एक्चुअली में है क्या ना, जब केटायन एनायन एक दूसरे के पास आते हैं, बहुत क्लोज आते हैं, तो केटायन और एनायन सोचते हैं कि भाई हम लोग में अट्रैक्शन तो हो ही रहा है, एक काम करते हैं ना, थोड़ा बॉन्ड भी बना लेते हैं। तो ये दोनों क्या करने की कोशिश करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस। तो ये सोचते हैं कि थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर लिया जाए। अगर इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं तो भाई ये कोवलेंट हो जाएगा, बस यही तो चीज है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन निगेटिव एंड एट द सेम टाइम ये क्या करते हैं, पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि भाई ये भी एक एटम है, ये भी एक एटम है। अब ये देखो मैं इसको ऐसे बना रही हूँ, अगर ये एटम है तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज कुछ ऐसे होगा, और इलेक्ट्रॉन इसके सारे यहाँ पे होंगे थोड़ा बहुत। देखो पॉजिटिव चार्ज हम ज्यादा बनाए, इलेक्ट्रॉन हम कम बनाए, इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर केटायन की बात करें तो उसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन कम होंगे। एनायन की बात करें तो एनायन का साइज कुछ ऐसे है, तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कम होगा और इलेक्ट्रॉन भर भर के होंगे। क्लियर है कि नहीं, इतनी बात है, मैं बहुत डिटेल में इसको बता रही हूँ कि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए, ठीक। अब ये समझो, ये क्या करेगा, थोड़ा बहुत इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, क्लियर है। तो बोल रहा है स्ट्रॉन्ग नेगेटिव आयंस एट द सेम टाइम रिपल द न्यूक्लियस, और ये क्या करे, इसके साथ अट्रैक्शन करने के साथ इसके साथ क्या कर रहा है, रिपल्शन कर रहा है। तो इसको क्या करते हैं, इसको कोई अलग पेन से बना सकते हैं। ये वाला क्या करे, इसके साथ रिपल्शन करे सेम टाइम पे, फिर क्या हुआ, तो अब ये स्ट्रक्चर अब ऐसा नहीं रहा, अब ये हो गया चेंज, ठीक। अब ये हो गया चेंज। अब देखो चेंज कैसे होगा, अब चेंज होने के बाद हम बना रहे हैं, अब ये कुछ इस तरीके से हो गया और इसका भी शेप कुछ इस तरीके से बन गया। यहाँ पूरे पॉजिटिव चार्ज आ गए और यहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पूरे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आ गए और यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ रहा है, मतलब इसका जो शेप था, जो स्फेरिकल था, वो डिस्टॉर्टेड हो गया। यही बात ये देखो यहाँ लिखा है, दस द डिस्टॉर्टेड ऑफ पोलराइजिंग, ये इसको पोलराइज करे, पोलराइज का मतलब किसी को इंड्यूस करना, चेंज कर देना उसके स्ट्रक्चर को, ठीक। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके स्ट्रक्चर को चेंज किया है, तो ये पोलराइजिंग पावर है इसका, ये इसके पास जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आप बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगा। पोलराइजिंग पावर का मतलब निगेटिव का मतलब सामने वाले की पूरा साइज वगैरह सब चेंज कर दो, तो ये से बोलते हैं पोलराइजिंग पावर, द निगेटिव आयन। और ये जो निगेटिव आयन बदले में ये भी तो कुछ कर रहा है, ये भी तो अट्रैक्शन कर रहा है, तो ये खुद इन्फ्लुएंस हो रहा है। जैसे सपोज दैट मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक, तो मैं आपको कितनी देर पढ़ा सकती हूँ ये मुझ पर डिपेंड करता है, मैं कैसे पढ़ा सकती हूँ, कैसे एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ, आपका काम है सुनना। तो आप पोलराइजेबिलिटी है,
मतलब आप इस चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं और मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये मेरी कैपेसिटी है, ठीक। तो मैं पोलराइजिंग पावर हूँ, आप पोलराइजेबिलिटी है, हो रहा है मतलब दोनों के बीच में ही रिलेशन है, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगी और मेरे बिना आपका काम नहीं चलेगा, आपका बिना मेरा काम नहीं चलेगा, तो बात तो दोनों में म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन यहाँ पे देखो नाम बस चेंज है, मेरा नाम हो जाएगा पोलराइजिंग पावर, आप बैठ के वीडियो देख के पढ़ाई करें तो आप हो जाएंगे पोलराइजेबिलिटी। क्लियर है? तो द नेगेटिव आयन विल ऑल्सो बी पोलराइज, नेगेटिव आयन भी करेगा, बट सिंस द एनायंस, इसको चेंज कर लेना, एनायंस आर यूजुअली लार्ज, एनायन की साइज बड़ी है, ठीक, और वो ज्यादा बड़ी है। देखो जितनी ज्यादा बड़ी साइज होगी, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है रिपल्शन, तो वो थोड़ा बड़ा साइज रहेगा तो अच्छा खासा इस पर अट्रैक्शन कर सकता है, ठीक। एंड द कैटायन की साइज स्मॉल होनी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा स्मॉल रहेगा उतना ज्यादा उसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा। सपोज दैट, अब जैसे कोई कैसे एग्जांपल बताएं, अगर अच्छा ठीक है, बहुत शैतान अगर बच्चे हैं क्लास में, बहुत शोर करते हैं, उनको एक क्लास दे दिया जाए तो वो एकदम शैतानी करके एकदम परेशान कर देंगे क्लास को। अब उनको एक बड़ा सा ग्राउंड दे दिया जाए, तो ग्राउंड में क्या करेंगे, शैतानी करते करते थक जाएंगे, बहुत बड़ा ग्राउंड है ना, कितना दौड़ेंगे। तो वैसे ही पॉजिटिव चार्ज जितने कम छोटे साइज में रहेगा वो इतना अच्छा इसको पोलराइजेबिलिटी करेगा। सपोज दैट मैं 50, 100 या 500 बच्चों को एक साथ पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ये पावर है, पोलराइजिंग पावर, ठीक। लेकिन अब क्या 50 बच्चों के लिए 50 पर्टिकुलर टीचर्स चाहिए एक साथ, मैं मेरे साथ जो 10 टीचर खड़े हो जाओ और आपको पढ़ाए, आप पढ़ पाएंगे? नहीं हो पाएगा ऐसा। क्या कैसे पढ़ेंगे आप, डिस्टर्ब हो जाएंगे। वैसे ही समझो कि पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम होना, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए, तो ज्यादा होगा कैसे होगा, एक एटम से जितने बार आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे साइज उतनी छोटी होती जाएगी, तो जितनी ज्यादा छोटी साइज उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज और उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर। क्लियर है? अब इलेक्ट्रॉन क्या है, ढेर सारे, उसको तो बस इन्फ्लुएंस होना है, उसको तो इंड्यूस होना है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन आपका जितना ज्यादा हो और जितना साइज में बड़ा हो वो उसके लिए फायदेमंद है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, द इफेक्ट ऑफ आयंस स्मॉल वन विल बी मच लेस प्रोनाउंस इफ द डिग्री ऑफ पोलराइजिंग, वही बात मैं जो आपको बताई हूँ, पोलराइजिंग पावर ज्यादा रहेगा तो उतना ज्यादा, अब देखो जितना ज्यादा ये जो पोलराइजिंग पावर पोलराइजेबिलिटी बनेगा, फजान्स रूल इसी पर डिपेंड करता है, उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर आएगा। हाँ, कोवलेंट कैरेक्टर आएगा तो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, और कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट पे भी कुछ ना कुछ असर होगा। क्लियर है? इसी बात को यहाँ पे क्लियर किया गया है। इफ द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन इज लार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रॉन फ्रॉम द नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव रिजल्टिंग इन द हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी, और क्योंकि मतलब आयनिक बॉन्ड में बॉन्ड बन रहा है, समझ पा रहे हैं इस बात को, तो आपका कोवलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? अब इसी चीज को एक्सटेंड किया, डिस्टॉर्शन अगर डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ द आयन, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की पावर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। दैट्स वाई पोलराइजेबिलिटी पावर एंड द सस्टेबल द क्या है susceptible the ions to the distortion, the polarizability of a negative ion से greater than, ठीक। तो जो आपका पॉजिटिव, ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा, पीपी ज्यादा, ठीक। जितना ज्यादा होगा कोवलेंट कैरेक्टर उतना सीसी भी ज्यादा हो जाएगा, निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा, पोलराइजेबिलिटी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, और उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर, ठीक। क्लियर है? इसी चीज को पूरा आपका डिटेल में लिखा गया। अब देखो फजांस रूल इसी पे डिपेंड करता है, और देखो सबसे पहले इसको फजांस ने देखा था, फजांस साइंटिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें हैं, उन्होंने कुछ अजम्पशन दिया। पहली बात, ए स्मॉल पॉजिटिव आयन और फेवर कोवैलेंसी, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जितना स्मॉल होता है वो उतना ज्यादा फेवर करता है कोवलेंट बॉन्ड को लेकर, ठीक। इन ए स्मॉल आयन द पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेशन ओवर ए स्मॉल एरिया, इतनी स्मॉल एरिया में, जैसे अब मैं इसका एग्जांपल बता रही हूँ, कितना क्या पेज हो गया, 2 पेज ले लिए क्या, ठीक है। ध्यान से ये देखना, एक आपके पास है Na+, एक आपके पास है Mg+2+, और एक आपके पास है Al3+। अगर आपको मैं साइज की बात करूं, देखो साइज तो ज्यादा तो डिफरेंस नहीं आएगा, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम इस तरीके से जा रहा है, ठीक। मतलब आप पीरियड में चल रहे हैं ना, तो पीरियड में साइज डिक्रीज करता है, ठीक है, साइज डिक्रीज कर, लेकिन बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर साइज उतना ज्यादा डिक्रीज नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, चार्ज को देखें, पॉजिटिव चार्ज यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा, तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा तो साइज थोड़ा कम तो होगा ना। इस हिसाब से आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम के साइज में पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है इस तरीके से, और ये होगी मैग्नीशियम, एक सेकेंड, ये होगी मैग्नीशियम की साइज,
मतलब बहुत डिफरेंस नहीं आएगा लेकिन आएगा, ठीक। और ये हो गए थोड़ी सी सोडियम की साइज, एकदम मतलब 0.1 0.2 इतना का डिफरेंस आता है, लेकिन चार्ज का बहुत बड़ा दिखे के वो है चार्ज। अब देखो यहाँ पे छोटे में चार्ज है, और मैं ये बता दूं ना, अगर मैं यहाँ पे प्रोटॉन की बात करूं तो 10 प्रोटॉन इसमें, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, इसको ऐसे समझना मत कि 10 ही प्रोटॉन होता है। फॉर एग्जाम्पल 10 प्रोटॉन 10 प्रोटॉन 10 प्रोटॉन इसमें है, ठीक, बात समझो। हो क्या रहा है, अब आपके पास 10 प्रोटॉन एक छोटी सी जगह पे है, अब आपके पास 10 प्रोटॉन इतनी बड़ी जगह फिर इतनी बड़ी जगह, तो इसका मतलब ये अच्छा खासा पोलराइज करेगा। तो यहाँ पे पोलराइजिंग पावर Al3 प्लस का ज्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू मैग्नीशियम 2 प्लस, इन कंपैरिजन टू सोडियम प्लस। ये पोलराइजिंग पावर इसका ज्यादा हो जाएगा, इस वजह से ये कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा अच्छा बनाएगा। क्लियर है? अगर इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ रहा है Cl माइनस है, O2 माइनस है और N3 माइनस है, तो ध्यान देना जितना जितना ज्यादा जिस पे निगेटिव चार्ज है वो उतना ज्यादा पोलराइजेबिलिटी करेगा, ठीक, पोलराइजेबिलिटी करेगा, और इस वजह से ये कोवलेंट कैरेक्टर ये ज्यादा बनाएगा, ठीक। और एक और बात, आपके पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, अब बता दो सब पे निगेटिव चार्ज तो सेम है, अब कैसे बताएं? तो अब ध्यान दो, अब आपको साइज चेक करना है, तो ऊपर से नीचे जाते हैं यानी अप टू डाउन पीरियोडिक टेबल में, तो आपका साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। साइज अगर आपका बढ़ता है तो आप समझ जाओ कि आयोडीन बहुत अच्छा कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है? यही सारी बातें आपको यहाँ पे लिखी गई। कहाँ नेक्स्ट आपका, ओके क्लियर है। द ए लार्ज नेगेटिव आयन फेवर्स कोवैलेंसी, लार्ज आयंस आर हाईली पोलराइजेबल, दैट इज इजीली, क्योंकि भाई उसको थोड़ा जगह चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो जाएगा, थोड़ा जगह चाहिए, अच्छा खासा पोलराइज करेगा। और एक और बात भी है, देखो इलेक्ट्रॉन के पास डुअल कैरेक्टर होता है, पार्टिकल नेचर वेव नेचर, तो वेव नेचर है, थोड़ा उसको जगह चाहिए ये सब करने के लिए, ठीक। बिकॉज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर शील्डेड फ्रॉम द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस बाय शील्ड इलेक्ट्रॉन्स, द लार्ज चार्जेस ऑन द आइदर, तो एक मतलब दो तीन बातें आपको पता चलेगी। फजान्स रूल किस पे डिपेंड करता है, कोवलेंट कैरेक्टर, कोवलेंट कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे, जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं, कोवलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक। और एक बात ये हो गया। दूसरी बात, जो आपका कोवलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ एनायन, एनायन की साइज जितनी ज्यादा बड़ी होगी कोवलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। और थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, जो कोवलेंट कैरेक्टर है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ केटायन, केटायन की साइज जितनी छोटी कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा। क्लियर है? इसी चीज को यहाँ पे क्लियर कर कि वो किया गया। आप इसको नोट्स जब बनाएंगे तो वन बाय वन एक एक स्टेप को पढ़ के लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल वो बोल रहा है, जैसे मान लीजिए आपके पास 3 एग्जाम, टाइटेनियम प्लस है, लेड 2 प्लस है, बिस्मिथ 3 प्लस है, बस बता दो किसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्लियर है, इसमें ज्यादा होगा। अब क्या पूछा है, मैनी ट्रांजिशन मेटल सच एज टाइटेनियम 3 प्लस, वैनेडियम 3 प्लस, क्रोमियम 2 प्लस, ये सब, एंड लेंथेनाइट मेटल सच एज सेरियम यूटेटियम। हाँ एक और बात, एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे लिख लेना। एक काम करते हैं ना, इसी बता देते हैं। ये जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब किसी का सपोज है किसी का s ऑर्बिटल पूरा भरा है, किसी का p ऑर्बिटल पूरा भरा है, किसी का d ऑर्बिटल मान लो पूरा भरा है, तो बोलते हैं नोबल गैस हो गया, पूरा ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ऑक्टेट अगर कंप्लीट रहेगा वो भी बहुत अच्छा कोवलेंट कैरेक्टर करते हैं, ठीक। ध्यान देना, जितना ज्यादा मतलब नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अगर होगा वो भी कोवलेंट कैरेक्टर अच्छा देंगे। मतलब जो फोर आपका हो गया ना, थर्ड पॉइंट तक यहाँ लिखे थे, 4 पॉइंट यहाँ पे हो गया। क्लियर है? अच्छा खासा वो क्या करेंगे, शील्ड करेंगे इलेक्ट्रॉन को, और वो क्या करेगा, कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट देखो फजान्स रूल कैसे बताया गया है। ये आपका केटायन है, ये आपका एनायन है, तो ये इसको क्या करे, इंड्यूस करे, इलेक्ट्रॉन दो भाई मेरी तरफ दो। तो अभी तो शेप इसका स्फेरिकल है, फिर बाद में इसको क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये देखो पॉजिटिव निगेटिव, अब ये दोनों जैसे ही ये क्लोज है, इसका शेप थोड़ा सा चेंज हो गया, और चेंज होने के बाद ये क्या हुआ, एक दूसरे के साथ ये सब लोग बॉन्डिंग करने लगे कि भाई जब इलेक्ट्रॉन है तो शेयर भी कर लेते हैं, तो शेयर करके अब देखो इसका शेप कुछ ऐसा हो गया।
क्लियर है? तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे पोलराइज हो रहा है। पहले ये दोनों दूर दूर थे, जैसे एक दूसरे में बात करना शुरू किए तो अपने नोट्स को चेंज करने लगे। सपोज दैट कि आपका कोई दोस्त नहीं है कॉलेज में, अभी कुछ दिन तक आपका कोई दोस्त बनेगा, बातचीत होगी, तो आप बोलेंगे भाई तुम अपने नोट्स दे दो, मुझे अपने नोट्स दे दो, तो शेयरिंग हो रही है ना, टिफिन की शेयरिंग होगी, नोट्स की शेयरिंग होगी, वो देखो सारी चीजें हो रही है। तो पोलराइजेशन इंक्रीजेज ऑफ द कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक, इसी से हम लोग आगे बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट पे चलेंगे। फजान्स रूल पोलराइजेशन ऑफ एनायन बाई केटायन, ये देखो अब यहाँ पे एनायन कर रहा है। ठीक, ओके, आगे आगे चले। हाँ, तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ, ये हमारा नवोदय बैच स्टार्ट हो गया है, 3 मंथ का कोर्स है, और आपको इसकी जो फीस है वो 1250 है, और अगर आप डीएनएस 20 कूपन का यूज करते हैं तो आपको इस पे 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक, ये चीजें हैं। और ध्यान दो बच्चों, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि हमारे क्लासेस ऐप पर भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो बहुत मैं डिटेल में पढ़ा रही हूँ, क्वेश्चन वगैरह ज्यादा सॉल्व करा रही हूँ। चीजें आपको यूट्यूब पे भी मिलेगी, लेकिन क्वेश्चन वगैरह आपको वहां पे ज्यादा वो मिल सकता है। और आपको डीएनएस एजुकेटर ऐप को डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, ये सारे फीचर्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक, और अभी का जो मैं क्लास पढ़ा रही हूँ यूट्यूब पे, जो बच्चा मेरा देख रहा है, तो वो उसको आपको फ्री में ये सारी चीजें, स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन पे ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी, पूरा पीडीएफ। ओके, आगे चलते हैं। डाइपोल मूवमेंट, हाँ, तो फजान्स रूल के बारे में हम लोग क्लियर कर लिए। अब जैसे मान लो एक, अगर इस पे मैं क्वेश्चन अगर मैं दे ही दूं एक क्वेश्चन, तो ये हो सकता है, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि कोवलेंट कैरेक्टर वो किस में ज्यादा है, NaCl, क्योंकि देखो ये तो सारे सारे हैं, NaCl हो गया, MgCl2 हो गया, और AlCl3 हो गया। तो आपको पता है कि मैम इसको देखो, ये सब में Cl तो ये कॉमन है, तो इसको तो हम कंपैरिजन कर नहीं सकते, कंपैरिजन उसमें करेंगे जिसमें डिफरेंस होगा। तो सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम इसका ज्यादा होगा, फिर मैग्नीशियम एमएस का, फिर NaCl का। और आपको ऐसा क्यों लगा, क्योंकि मैम इसमें कोवलेंट कैरेक्टर इसलिए ज्यादा है क्योंकि Al3+ है, ये आपका 3+ में है, ये आपका 2+ में है, और ये आपका +1 में है। क्लियर है? उसी तरीके से अगर आपसे पूछेगा कि चलिए बताइए HF, HCl, HBr, ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, मैं आपको बहुत ध्यान से बता रही हूँ। इसमें आप बता दीजिए कोवलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा, तो आप बोलेंगे कि मैम H तो कॉमन है, इसको कंपैरिजन करेंगे नहीं। हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को देख लेते हैं, तो उसमें आयोडीन की साइज सबसे बड़ी है, और एनायन की साइज हमेशा, आपको कैसे पता चला एनायन है, H और F टूटेगा तो H हमेशा पॉजिटिव में टूटता है, तो ये सब सारे निगेटिव हो जाएंगे। तो आयोडीन आपका क्या है, उसकी एनायन की साइज बड़ी होनी चाहिए, तो साइज बड़ी है, यानी HI, ऐसे कर लो, HF, फिर HCl, फिर HBr, फिर आपका क्या हो जाएगा HI। क्लियर है? कोवलेंट कैरेक्टर। अब इस पे मैं क्वेश्चन तो आपको बता दी, अब इस पे आपको जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन है आप डेफिनेटली वो कर लेंगे, क्योंकि इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट। बच्चों 11th-12th में मैं भी थी, तो मुझे भी इतना बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट नहीं पता था, क्योंकि हर चीज को पढ़ने का भी एक सही टाइम होता है एक। ठीक है, आगे चलते हैं। कितने बार दे देंगे भाई। हाँ, डाइपोल मूवमेंट जो हम लोग पढ़े थे, तो डाइपोल मूवमेंट आपका यही है, म्यू इंटू क्यू इंटू एल भी लिखा हो सकता है, डी भी लिखा हो सकता है। आपके पास जो दो चार्ज होंगे, दो चार्ज के बीच का डिफरेंस होगा। डाइपोल मूवमेंट अगर आपको पता चल गया तो आप ये बता सकते हैं कि कोई भी अगर कोवलेंट बॉन्ड है तो उसमें कितना % आयनिक कैरेक्टर हो सकता है। ये देखो इसका डेफिनेशन दिया गया ये दोनों चार्ज के बाद। आगे चलते हैं, इसका क्या क्या एप्लीकेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हैं। डाइपोल मूवमेंट द फॉलोइंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फॉर्मूला। एक मिनट, ठीक। अब जैसे परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर बता सकते हैं, जाहिर सी बात है कितना आयनिक है। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स स्पेशली बॉन्ड एंगल्स एंड सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ये बता सकते हैं। ठीक, और यूनिट्स आपका क्या है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, डाइपोल मूवमेंट का यूनिट पूछा जाता है। तो यूनिट आपका होता है, एक तो आपके पास चार्ज है और डिस्टेंस है, तो इसको सॉल्व करते तो आता है क्या, यूनिट आपका हो जाएगा, डेबाई भी होता है। ठीक, इसको ऐसे सॉल्व करके देखो, कहाँ गया भाई, ESU सेंटीमीटर, हाँ इसको डी से डोनेट करते हैं, इसको बोलते हैं डेबाई। ठीक, एक्चुअली में इसका जो इसका जो यूनिट आता है, चार्ज का यूनिट ये लिख लो, और डिस्टेंस का सेंटीमीटर, ESU से वो सेंटीमीटर, लेकिन इसको जो कहते हैं वो डेबाई होता है इसका यूनिट, और डी होता है।
ठीक। 1D में कितना होता है 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर, म्यू इक्वल टू 4.8D। ठीक, एक मिनट। Thus dipole moment is generally expressed by the day by units। ओके, क्लियर है। अब देखो डाइपोल मोमेंट निकालने को तो आपके पास वो दे देगा बहुत सारे मतलब चार्जेस और डिस्टेंस, आप उससे निकाल सकते हैं क्लियरली। ये बोला है कैलकुलेशन फॉर, कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो कैलकुलेट करने के लिए आप इसका, हाँ, बॉन्ड एंगल, सपोज दैट आपसे बॉन्ड, ये बॉन्ड एंगल पूछेगा तो इसका एक फॉर्मूला है, लेकिन मैं बार बार बोल रही हूँ बच्चों, बॉन्ड एंगल का कभी फॉर्मूले से नहीं पूछता है, वो जब भी पूछेगा तो कंपैरिजन करने को पूछेगा। तो इस पे भी एक क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको बता दे रही हूँ कैसे आता है। सपोज दैट H2O आपसे पूछ लिया, या ऐसे ही मान लो कि BF3 आपका, BF3 में कितना है बॉन्ड एंगल, तो ये जो डाइपोल मूवमेंट है इसको हम लोग हेड और टेल से दिखाते हैं। ये डाइपोल मूवमेंट का ये होता है, क्या बोलते हैं, सिंबल होता है। ठीक, तो BF3 का मॉलिक्यूल कैसे बनता है, अब देखो जो इसका हेड वाला पार्ट है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ होगा, टेल वाला पार्ट जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम नहीं है मतलब कम है। ठीक, तो इस तरीके से आपका हेड ये बनेगा। अरे जब मेरे पास ये है तो इसी का यूज करें। ठीक, ये कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा। इसके लिए बच्चों थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए वेक्टर का। वेक्टर में क्या होता है कि अगर ये तीनों का जो रिजल्टेंट आता है जीरो होता है, क्योंकि ये तीनों क्या कर रहे हैं, वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। कैंसिल आउट करें तो म्यू की वैल्यू जीरो। एक और बात, हाँ, अगर म्यू की वैल्यू जीरो है मतलब ये क्या है आपका नॉन पोलर। नॉन पोलर कहने का मतलब इसके ऊपर, ये मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं बनेगा पॉजिटिव नेगेटिव, यानी ये पूरी तरीके से क्या है, कोवलेंट है। इसके अंदर कोई भी आयनिक कैरेक्टर है नहीं। म्यू पे ही तो डिपेंड कर रहा था। अरे भाई म्यू टी डाइपोल मूवमेंट है, परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है, म्यू पे, और म्यू की वैल्यू जीरो आ गई मतलब ये नॉन पोलर है, यानी परफेक्ट इसमें क्या है, कोवलेंट कैरेक्टर। ठीक, क्लियर है। अगर मान लो सपोज दैट म्यू की वैल्यू जीरो नहीं आ रही है, तो अगर तीन चार कंपाउंड, जैसे जैसा क्वेश्चन आ जाए, म्यू की वैल्यू यहाँ पे 1.2 है, यहाँ 3.2 है, यहाँ 4 पॉइंट आ गया और यहाँ 0.1 आ गया, तो ध्यान देना जिसका म्यू का वैल्यू ज्यादा रहेगा वही उसी का आपका परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। तो मिला जुला के म्यू पे डिपेंड करता है। अब इस पे कैसे क्वेश्चन आता है वो हम लोग देख लेंगे। ठीक, ओके। तो बच्चों ये आपका था डाइपोल मूवमेंट वाला। डाइपोल मूवमेंट परसेंटेज, ये बहुत बड़ा टॉपिक तो नहीं, बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता कि फजांस रूल क्या है, नाम तो ऐसा लग रहा है फजांस रूल। फिर से एक बार सुन लो, फजांस रूल में हम लोग कोई भी आयनिक बॉन्ड होता है उसमें कितना कोवलेंट बॉन्ड है वो निकालते हैं। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर क्या है, कोई भी कोवलेंट बॉन्ड है उसमें कितना आयनिक बॉन्ड है वो निकालते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ध्यान से इसको पढ़ना। ठीक, तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ बच्चों, हमारा नवोदय बैच स्टार्ट हो चुका है, 3 मंथ का कोर्स है। ये कोर्स में आपको ऑनलाइन फीचर्स, क्लास वगैरह, डाउट्स वगैरह सब कुछ है। 1 शॉट का वीडियो है, जितने भी आपके चैप्टर वाइज कंप्लीट हो गए, यूनिट फर्स्ट का, जैसे यूनिट फर्स्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा तो 1 शॉट में भी इसको पढ़ाया जाएगा रिवीजन के तौर पे। ठीक, और इसकी जो फीस है बच्चों 1250 है। DNS20 कोड का यूज करेंगे तो 20% का डिस्काउंट मिलेगा, और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक ये आपका 3 मंथ का कोर्स आपको कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपका जब तक एग्जाम रहेगा तब तक ये चीजें, आपका बैच आपके फोन में लॉग इन रहेगा। दूसरी बात, आप बच्चों ये वीडियो देख रहे हो तो सपोज है कि आपका या तो BSc मैथमेटिक्स होगा या तो BSc बायोलॉजी होगा। तो BSc मैथमेटिक्स में आपका मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों आपको इतने ही फीस में मिल रही है। ठीक है, और BSc बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में भी आपका बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, ये आपको इतनी ही फीस में मिलेगा, मतलब केमिस्ट्री और 2 अदर टीचर जो बॉटनी, जूलॉजी पढ़ाएंगे। क्लियर है। आपको कुछ नहीं करना है, DNS एजुकेयर ऐप को डाउनलोड कर लेना है फ्रॉम प्ले स्टोर और इस नंबर पे कॉल कर लेना है। तो बच्चों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट आपका लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 3, और ये आपका यूनिट फर्स्ट का जो आपका चल रहा है BSc फर्स्ट सेमेस्टर का, उसका लास्ट वाला लेक्चर रहेगा। ठीक, तो यूनिट 3 मतलब लास्ट वाला लेक्चर थोड़ा लंबा भी हो सकता है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।